पहले तुम्हारा क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और तुमने एकेडमी भी शायद ज्वाइन करी थी, तो फिर ये क्रिकेट से डॉक्टर कैसे स्विच हुआ, ये क्या है? क्योंकि वो लॉकडाउन के टाइम पे सब बंद हो गया था तो मेरे को आलस आने लगा ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज एक्सरसाइजेज में। और तब इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ शिफ्ट हो गया। जैसे ज़्यादातर सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चे की लाइफ में जब वो नीट की प्रिपरेशन करता है, एक ऐसा फ्रेंडशिप में डिस्ट्रैक्शन या कुछ और तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन रहता था। मैंने सीनियर्स से भी बात करी तो उन्होंने मुझे मजे दिए। तुम ये भी बोलते थे यहाँ के मॉक टेस्ट दे रहे हो, उस दौरान दो तरीके के गाने बजते हैं, सैड सॉन्ग, डीजे टाइप के सॉन्ग। तो मुझे ये बताओ, जब सैड सॉन्ग बजते थे तो क्या क्वेश्चन बनते थे, और जब डीजे टाइप का म्यूजिक बजता था तब क्या था? सैड सॉन्ग बजते थे तो फोकस बढ़ जाता था मेरा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस बच्चे से आपको मिलवाने वाला हूँ, हरिओम, जिसका नीट में 685 स्कोर है। हमारे यहाँ का राइबोसोम का स्टार है ये बच्चा, और इस बच्चे ने 11th और 12th यही राइबोसोम से किया था, और इसने 12th के साथ ही 685 स्कोर भी किया। तो देखते हैं, हरिओम से बात करते हैं कि इतना बड़ा स्कोर किस तरह से किया, इसने कैसे प्लानिंग करी, किस तरह से पूरा जो 2 साल है उसने कैसे कंज्यूम करते हुए इतना अच्छा स्कोर किया। तो चलिए बात करते हैं हरिओम से। हरिओम, ये बताओ बेटा, सबसे पहले तो ये कि तुम्हारा थोड़ा सा जो 10th तक का स्कूलिंग वाला पार्ट है, जहाँ से तुम गांव से थे और स्कूलिंग किया, वो थोड़ा सा मुझे बताओगे? 10th तक मैंने माउंट लिटरा जी स्कूल इंदौर से स्कूलिंग करी थी। और जैसे स्टार्टिंग में तो इतना इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में 9th तक। फिर 10th में हमारे स्कूल में एक स्पेशल बैच आया था, उसको मैंने ज्वाइन किया था। वहीं से पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट आया था और वहीं से मैंने बायो लेने का सोचा था। तो फिर और ऐसा था कि वो बैच में बेस बन गया था अच्छा 11th-12th का, तो पढ़ने में ज़्यादा मज़े आ रहे थे उस टाइम। तो ये बताओ हरिओम, जैसे मुझे तुमसे जब मैं इंटरेक्ट हुआ था पहले, तो ये बात भी पता पड़ी थी कि पहले तुम्हारा क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और तुमने एकेडमी भी शायद ज्वाइन करी थी और वो सारी चीज़ें। तो फिर ये क्रिकेट से डॉक्टर कैसे स्विच हुआ, ये क्या है? एक्चुअली वो लॉकडाउन के टाइम पे सब बंद हो गया था तो मेरे को आलस आने लगा ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज एक्सरसाइजेज में। और तब इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ शिफ्ट हो गया। अच्छा। और उसी टाइम पे मैंने बैच ज्वाइन करा था, वो स्कूल का 9th-10th उसी टाइम पे अच्छा था। अच्छा। तो फिर उसके बाद लगा कि नहीं, क्रिकेट की बजाय हमें डॉक्टर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। तो अभी भी तुम्हारा शौक है, क्रिकेट खेलते हो? हाँ, वैसे अभी थोड़े दिन पहले ही खेला था पर अभी इतना अच्छे से नहीं हो पाता। अच्छा, जैसे ज़्यादातर सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चे की लाइफ में जब वो नीट की प्रिपरेशन करता है, एक तो पहला उसको जो है स्कोर के लिए सबसे बड़ा एक ओवरकम करना होता है कि यार मेरा स्कोर कम हो रहा है, उसको कैसे मैनेज करें, ये थोड़ा सा बताओ मुझे। तो बेसिकली एक तो पहली बात ये होती है कि स्कोर कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकता। कभी बहुत ज़्यादा स्कोर आ जाता है तो कभी बहुत कम है। हमें बस एवरेज मेंटेन करके चलना है। जैसे सर ने ही बताया था कि जो एवरेज स्कोर रहता है उससे 20-30 नंबर ज़्यादा आते हैं, वही मेरे साथ भी हुआ था। तो ऐसे स्कोर को लेकर टेंशन नहीं करनी, बस एक एवरेज स्कोर, डिसेंट सा स्कोर मेंटेन करना है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करके हो जाता है। राइट राइट। तो मुझे ये बताओ, जैसे तुमने 2 साल प्रिपरेशन करी, इस 2 साल के दौरान यहाँ तो पता है तुम्हें राइबोसोम का कल्चर कैसा है, मोबाइल अलाउड नहीं होता है, लाइब्रेरी में बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैठना होता है, और लाइब्रेरी में बैठते हुए जो है तुम्हें प्रॉपरली कम से कम 14, 15, 16 घंटे बैठना होता है। तो इस दौरान तुमने क्या मैनेज किया, और तुम्हें ये कभी नहीं लगा कि यार कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है हमारे साथ, और क्या है ये, मतलब सुबह जो है कई बार ऐसा होता है कि 7 बजे मैं वहाँ आके खड़ा हूँ और तुम नहीं दिखे, फिर बाद में चिल्लाना। जैसे मुझे अभी तक याद है 2-4 बार ऐसा हुआ था कि तुम सुबह 11 बजे आ रहे हो, 10 बजे आ रहे हो, उस दौरान मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा चिल्लाया भी था। क्या लगा था तुम्हें उस समय? नहीं, मतलब ऐसा रहता है कि जब मिड वाला फेज़ या फिर एंड वाला फेज़ आता है उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली आलसी आती रहती है हमारे शरीर में, इसके कारण ये होता था। पर आप जैसे चिल्लाते थे तो बहुत सही रहता था क्योंकि उससे फिर वापस से वो रिदम मेंटेन हो जाती थी। बेसिकली रिदम नहीं तोड़नी रहती है हमको, और लाइब्रेरी वही देती थी कि हम लगातार पढ़ रहे हैं तो हमारी रिदम ब्रेक नहीं होती थी। फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते थे फ़ोन के, तो वो लाइब्रेरी का बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट राइट। अच्छा, ये बताओ, घर पे पढ़ना और लाइब्रेरी में पढ़ना क्या डिफरेंस नज़र आता है? घर पे तो पढ़ाई नहीं हो पाती थी, मतलब होती ही नहीं है घर पे पढ़ाई। लाइब्रेरी में हो जाती है अच्छे से क्योंकि वहाँ पे टीचर्स आते रहते थे, डीपीपीज मिलती थी, फिर आप आते थे गाइडेंस के लिए, हम दोस्त थे तो डिस्कशन हो जाता था थोड़ा ऐसा। राइट। तो ये बताओ कि जब अपन लाइब्रेरी में आए और लाइब्रेरी में आने के बाद में
तुमने लगभग एक ऑन एन एवरेज 15 घंटे तो बैठे ही हो तुम लाइब्रेरी में। तो कभी ये चीज़ लगी कि यार सब छोड़ छाड़ दे और अब तो ठीक है चले जाएं वापस गांव, और ऐसा कुछ कभी लगा तुम्हें? हाँ, एक बार लगा था, मैंने आपसे बात भी करी थी, फिर हाँ। आपने समझाया था कि ये सब तो होता रहता है, एक जर्नी का एक पार्ट होता है, इससे ऐसे हम गिव अप कर देंगे तो फिर हमें अपना एम नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली जब जैसे तुमने पढ़ा तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन एफएक्यू होता है कि यार फिज़िक्स को कैसे ओवरकम करें, फिज़िक्स में प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना और वो सारी चीज़ें। तो बच्चों के लिए फ़िज़िक्स के लिए कैसे सॉल्व करें और कैसे पढ़ें, थोड़ा सा बताओगे? तो बेसिकली मैं, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे मिलते हैं वही बोलते हैं फिज़िक्स कैसे पढ़ना है, तो मैंने एनालाइज़ करा कि बच्चों के मन में एक डर बैठ गया फिज़िक्स को लेके। फिज़िक्स को वो टफ़ मानते हैं, बल्कि वो इतनी टफ़ है नहीं। जब हम फिज़िक्स को रियल लाइफ में अप्लाई करें या फिर फ़ील करने लग जाएँ फिज़िक्स को, तो वो हमें आसान लगती है। बेसिकली फिज़िक्स को अप्रोच करने के लिए हमें टीचर्स के नोट्स सबसे पहले जैसे क्लास में पढ़ाया उसको आके रिवाइज़ कर लिया, उसके ऊपर सॉल्व एग्ज़ाम्पल करने सबसे पहले, उसके बाद में हमें अनसॉल्व क्वेश्चंस पे जाना है और पीवाईक्यूज़ करने हैं, फिर सर जो बुक्स रिकमेंड करते हैं वो करनी है और मॉड्यूल्स करने हैं। राइट। तो मुझे कई बार शेयर करते थे कि जैसे सर मैं पेपर दे रहा हूँ, पेपर देते समय गाने बजते हैं, ये क्या गाने बजने का क्या कॉन्सेप्ट है? वो तो मतलब ऐसा है, होता है, वो अभी तक समझ में नहीं आया। हाँ। जब तक तैयारी कर रहा था तब तक हाँ। बजते थे, अब हाँ। नहीं बजते। तुम ये भी बोलते थे यहाँ के मॉक टेस्ट दे रहे हो उस दौरान 2 तरीके के गाने बजते हैं, सैड सॉन्ग और एक कुछ अलग से दूसरे कुछ क्या डीजे टाइप के सॉन्ग। तो मुझे ये बताओ जब सैड सॉन्ग बजते थे तो क्या क्वेश्चन बनते थे, और जब डीजे टाइप का म्यूजिक बजता था तब क्या था? सैड सॉन्ग बजते थे तो फोकस बढ़ जाता था मेरा, अच्छा। तो उससे क्वेश्चंस सिली मिस्टेक्स कम हो जाती थी। पर हाँ। वहीं जब वो डीजे वाले सॉन्ग बजने लग जाते थे तो पूरा रिदम टूट जाता था, अच्छा। तो सिली मिस्टेक्स बढ़ जाती थी। और अच्छा, अब जब तुमने एग्जाम दे दी अब बजते हैं ऐसा सब? अब नहीं बजते। अब जैसे अब मैं पढ़ने आया था, हाँ। तब बज रहे थे वापस से। हाँ। जब पढ़ने बैठता हूँ तभी बजते। 2 सालों के दौरान कभी ऐसा हुआ कि बहुत लंबे समय तक तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन चला? शायद ऐसा दिसंबर के अराउंड हुआ था जब फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन हुआ था। मैंने आपको बताया था, तो आपने रिकमेंड करा था कि फ़ोन घर पे भेज देना, तो मैंने वही करा था। उस टाइम 10-15 दिन तक ऐसे फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन हुआ, तो फ़ोन घर पे भेज दिया। अच्छा, इसके अलावा कभी ऐसा फ्रेंडशिप में डिस्ट्रैक्शन या कुछ और तरीके का कोई होता डिस्ट्रैक्शन आया? रहता था, वो तो नॉर्मल अच्छा। था। हाँ। मतलब ऐसा होता भी था। मैंने सीनियर्स से भी बात करी तो उन्होंने मेरे मज़े लिए थे। पर ये तो नॉर्मल है, होना भी चाहिए। मतलब आपने बिल्कुल बोला। बिल्कुल। अब वो तो डेफिनेटली वो चीज़ है भी, दैट इज़ द नेचुरल थिंग। पर पढ़ाई पे फोकस करना है, वो अल्टीमेट एम है, तो अगर उस पर फोकस करेंगे तो ये सारी चीज़ें अवॉइड हो जाती है ऑटोमेटिकली। राइट। जैसे 11th आए, 11th में तुम्हारा एक मिनिमम स्कोर है वो क्या हुआ था? जो अपने यहाँ के टेस्ट होते थे तो संडे टू संडे उसमें 470 गया था एक बार स्कोर। 470 ये मिनिमम स्कोर। सेम मुझे कल्पना से मैंने जब पूछा कि तुम्हारा मिनिमम स्कोर क्या था तो उसने मुझे बताया था कि 270 था उसका, तुम्हारा 470, राइट? और हाईएस्ट स्कोर क्या गया यहाँ पर? 11th में 665 था हाईएस्ट। अच्छा, ठीक है। और 12th में? 12th में 706 था हाईएस्ट। और मिनिमम क्या रहा? मिनिमम 525-30 तक होगा शायद। 525 मॉक टेस्ट में था। अच्छा, जब ये पूरे टेस्ट दिए तुमने तो क्या मोर देन सफिशिएंट है इतने सारे मॉक टेस्ट, या कुछ और करना चाहिए? क्या लगता है? बहुत, इतने मॉक टेस्ट बहुत है, ये रिवाइज ही नहीं हो पाते थे वापस से, मतलब बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत सफिशिएंट। और क्वेश्चन आए भी थे नीट में, नहीं मॉक टेस्ट डायरेक्ट आए थे, है ना? कई सारे बच्चों ने मुझे फीडबैक भी दिया कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए, सिटीज आए, सारी चीज़ें। मतलब मेरी फैकल्टी से भी बात होती थी, सबसे बात होती थी। और जैसे तुम्हारा 685 स्कोर हुआ तो मैं हमेशा ये चीज़ बोलता था कि यार ये बच्चा ऐसा है जो आराम से 700 प्लस कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकता है। लेकिन मैं हमेशा एक क्वेश्चन मार्क छोड़ देता था। जब भी मेरा डिस्कशन होता था तो मैं एक क्वेश्चन मार्क छोड़ देता था कि इस बच्चे में, इसको सब कुछ आता है, ये 720 भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है स्टेबिलिटी वाली। क्या ये मतलब स्टेबिलिटी के लिए मतलब तुमने क्या क्या ट्राई किया और कैसे फिर वो काफ़ी हद तक तो तुम उसको सुधार पाए, लेकिन पूरे और कंप्लीटली कैसे नहीं सुधार पाए? क्या हुआ? मतलब क्या था? एक मेजर मिस्टेक मेरी हुई थी कि जैसे मैंने साल भर जितने भी मॉक टेस्ट थे उनमें स्टार्टिंग फिजिक्स से करी थी। ठीक है। पर नीट के 1-2 दिन पहले मुझे लगा कि मेरे को केमिस्ट्री से करना चाहिए, तो मैंने पेपर में पहली बार केमिस्ट्री से स्टार्ट करा। तो इससे मतलब बायो और फिजिक्स में मिस्टेक्स हो गई, सिली मिस्टेक्स जल्दी के चक्कर में। एक्चुअली ये था
कि मैंने फिजिक्स का पेपर रिव्यू नहीं करा था, मेरे को लगा लेंदी पेपर आया, तो मैंने बायो और केमिस्ट्री जल्दी करने की ट्राई करी, तो फिर उससे सिर में स्टक। अच्छा, जैसे यहाँ पर भी तुम मॉक टेस्ट देते थे और सब कुछ, कई बार पेपर तुम 1.5 घंटे में भी दे देते थे, कई बार पेपर 1 घंटे में भी दिया है, मैंने ये भी देखा है। तो यार ये क्या था, कैसे, मतलब क्या होता? मतलब स्टार्टिंग से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत, मतलब मैं डेली 150-200 क्वेश्चन लगाता था सब मिला के, तो उससे एंड में आके स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और मैंने मॉक टेस्ट भी सितंबर अक्टूबर के राउंड लगाने चालू कर दिए थे खुद से, मतलब हफ्ते में कोचिंग के टेस्ट को मिला के 3 मॉक टेस्ट दे रहा था मैं, तो उससे एंड तक आते आते बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ गई थी। अच्छा, राइबोसोम ही क्यों चुना? अब मतलब फैकल्टीज अच्छी, मतलब जैसा फैकल्टी का सपोर्ट मिला मुझे, मतलब डेली गाइड कर रहे थे सब, मैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करता था, डेली गाइड कर रहे हैं, फिर यहाँ पे लाइब्रेरी का बहुत अच्छा सिस्टम था, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। अच्छा, जैसे तुम्हारे पापा कहाँ तक पढ़े? 10th या 12th। 10th या 12th। अच्छा, उनका एक हाथ यहाँ से कुछ शायद कट है, तो क्या, मतलब क्या था उनको, पापा को क्या हुआ, क्या था? मतलब वो शायद 10th में थे तब, मतलब तब उतनी स्टेबिलिटी थी, फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे हम, तो वो लेबर की तरह वर्क करते थे, तो वो थ्रेशर में हाथ आ गया था उनका, 10th में थे तब वो, 10th में, मतलब मेरी एज के तो लगभग तब आ गया था उनका हाथ, तो कट गया था वो, उसके बाद से उन्होंने एक हाथ। राइट। बाकी तुम्हारे पापा ने बहुत सपोर्ट किया तुम्हारा, चलो बढ़िया है, अच्छा है बेटा। अच्छा, एक चीज़ और है हरिओम, एक क्वेश्चन और पूछना था तुमसे। जब सेलिब्रेशन हुआ, सब कुछ हुआ, सेलिब्रेशन के टाइम पे तुम्हें जो है बाइक मिला, उस दिन क्या फील था, मतलब क्या फील आया तुम्हें, कैसा लगा? मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उम्मीद नहीं करी थी वैसी वाली, जैसे यश भैया को जब बाइक मिली थी तब जैसा तुमने देखा था यश? हाँ, मैं उनके जस्ट पीछे ही बैठा था। अच्छा। एक फोटो भी था, उसमें मैंने उनके नाम पे लिखा था प्रेजेंट ईयर टॉपर और मेरे नाम पे लिखा था नेक्स्ट ईयर। क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है यार। मतलब देखो यार, तुमने जो प्रेडिक्शन दिया वो प्रेडिक्शन तुमने सक्सेसफुल किया भी उसको, लिटरली ये अप्रिशिएबल है यार। अच्छा, एक बात और है, जैसे फिर उसके बाद में सेलिब्रेशन हुआ, सब कुछ हुआ, बहुत बधाइयाँ आई होगी गाँव में, और एक अलग से माहौल बना होगा तुम्हारे लिए, एक तुम प्रेरणा स्रोत बन गए होंगे आसपास के एरिया के लिए। यार ये बहुत अच्छी बात है, और ऑल द बेस्ट। और मुझे लगता है हरिओम की आपने कहानी सुनी, और शायद ये सारी चीज़ें जो आपने सुनी उनसे शायद आप अनुभव लेंगे, और उम्मीद है आप और बहुत अच्छा करेंगे। नो डाउट हरिओम ने बहुत अच्छा स्कोर किया, 685 एक बहुत बड़ा स्कोर होता है, और नो डाउट ये स्कोर मैं चाहूँगा आप भी करें, लेकिन उसके लिए आपको अथाह मेहनत करनी पड़ेगी, सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा, और सोशल मीडिया से दूर रहने के साथ साथ डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा। अगर आप ये करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।